तो चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर से कर लेते हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। बड़ी खबर है वैक्सीनेशन में यूपी की लंबी छलांग। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन में नंबर 1 बना है उत्तर प्रदेश और अब तक जो खबर सामने आ रही है 37 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं प्रदेश में। अब तक 17.66 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है और जिनको दोनों डोज लगी है उनका यह आंकड़ा 16.74 करोड़ तक है। 2 करोड़ 59 लाख से ज्यादा प्रिकॉशन डोज लग चुकी है। तो वैक्सीनेशन में ये राहत भरी खबर उत्तर प्रदेश के लिए। कोविड वैक्सीनेशन में नंबर 1 बना है उत्तर प्रदेश। देखिए अब तक 37 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जिनमें से जिनको पहली डोज लगी है 17.66 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और जिनको दोनों डोज लग चुकी है 16.74 करोड़ से ज्यादा वो लोग हैं। तो 2 करोड़ 59 लाख से ज्यादा प्रिकॉशन डोज लग चुकी है। यानी कि उत्तर प्रदेश वो राज्य जिसने लंबी छलांग लगाई है, नंबर 1 बना है कोविड वैक्सीनेशन में, जहां पर सबसे ज्यादा जहां वैक्सीन लगी है तो जिनको दोनों डोज लगी है उसकी परसेंटेज भी सामने आ रही है। 16.74 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये दोनों डोज लग चुकी है और 2 करोड़ 59 लाख से ज्यादा प्रिकॉशन डोज लग चुकी है। तो उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन में नंबर 1 पर है। तो चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कुल 16 प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से 15 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जबकि एक प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल के सिपाही अब समूह घ नहीं बल्कि समूह ग के अंतर्गत भर्ती किए जाएंगे और भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता को बढ़ाकर इंटरमीडिएट कर दिया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 62 जिलों में 2100 नलकूप लगाए जाएंगे। एक नलकूप 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई कर सकेगा और 1,05,000 कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। 2024 तक योजना पूरी हो जाएगी। प्रदेश के किसानों के हित में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो आपके सम्मुख में रख करता हूं। प्रदेश के 62 जनपदों में 2100 नवीन राजकीय नलकूप लगाए जाने के प्रस्ताव पर आज मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान किया है, जिस पर 841 करोड़ 98 लाख 83 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। यह योजना 2022-23 से अभी इसी वर्ष से शुरू होकर के और 23-24 तक ये पूर्ण हो जाएगी। 2100 ट्यूबवेल 2024 के अंत तक पूरा कर दी जाएगी। जो चेकिंग की व्यवस्था थी उसको स्वचालित किया जा रहा है पीपीपी मॉडल पर। स्वचालित परीक्षण स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, 75 जिलों में होगा और लगभग 1500 रोजगार सृजित होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रयोग है और मैं समझता हूँ कि इससे समय की भी बचत होगी और लोगों को अपेक्षाकृत सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार की जो पूर्व निर्धारित व्यवस्था थी उसमें भी परिवर्तन किया गया है और इस वर्ष अब 5 सितंबर को यह कार्यक्रम नहीं होगा जो हम पुरस्कार या सम्मान वितरण का कार्यक्रम किया जाता था। अब बाद में इसकी तिथि तय होगी क्योंकि अभी उसके मानक तय हो रहे हैं और इसी के अनुरूप उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और वही बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्तार के करीबी कोई 4 करोड़ 20 लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क कर दी गई है और इस दौरान सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। मिली जानकारी के मुताबिक जफर उर्फ चंदा के नाम से यह संपत्ति ली गई थी जो कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद दारजी टोला में मौजूद है और इसे अवैध तरीके से खरीदकर दाखिल इसको खारिज कर दिया गया था और अभिलेख तैयार कराकर मुख्तार के सहयोगी जफर उर्फ चंदा के नाम पर यह दिया गया था।
और आपको यह भी बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले मुख्तार के करीबियों के घर ईडी ने छापेमारी और छानबीन की थी और ऐसे में लगातार हो रही कुर्की और छापेमारी की कार्रवाई से समर्थकों, रिश्तेदारों और परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बीते 2 अगस्त को मोहम्मदाबाद कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने रिपोर्ट एसपी को भेजी थी। के लिए लगातार माफियाओं के खिलाफ, गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। धारा 14 गैंगस्टर एक्ट में विगत 2 महीने में लगभग 43 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मुख्तार अंसारी गैंग की जब्त की गई है। आज हम लोग दर्जी टोला मोहम्मदाबाद में है। यहाँ पे 0.33 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो कुर्क की गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू 4.20 CR के आसपास है। और उदयपुर में हुए कन्हैया कुमार की हत्या के बाद अब सर तन से जुदा राजस्थान से चलकर गाजियाबाद पहुंच चुका है। नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन देने वाले बीजेपी नेताओं को अब धमकी भरे पत्र मिलने शुरू हो गए। गाजियाबाद के वरिष्ठ बीजेपी नेता जो अब महंत मार्तंड पशुपति उर्फ पंकज त्यागी बन चुके हैं, उनको भी अब दूसरा धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें सर तन से जुदा का जिक्र किया गया। हालांकि इससे पहले जब उनको धमकी भरा पत्र मिला था उसमें साहिबाबाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई इसमें नहीं की और ऐसे में बीजेपी नेता से गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हैदर अली ने खास बातचीत भी की है। सर तन से जुदा राजस्थान से शुरू होकर अब गाजियाबाद आ चुका है। बात की जाए तो राजस्थान में कन्हैया की मौत के बाद जहां एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कन्हैया कुमार को मारने वाले ने सर तन से जुदा करने का एक जिक्र किया था। जो नुपुर शर्मा के फेवर में बयान देने वाले भाजपा नेताओं को अब धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं जिसमें सर तन से जुदा करने की बात कही गई है। हमारे साथ साहिबाबाद में भाजपा नेता और कहीं ना कहीं वरिष्ठ भाजपा नेता हैं पंकज त्यागी, हमारे साथ मौजूद हैं, जो अब महंती बन चुके हैं। उनको भी एक धमकी भरा पत्र मिला है जिसमें साफ तौर पर सर तन से जुदा करने का जिक्र है। सर तन से जुदा करने का जिक्र आपके साथ एक पत्र मिला है, दूसरा पत्र मिला है। सर पहले पत्र में क्या था और दूसरे पत्र में क्या था? पहले पत्र में यह था कि उत्तर प्रदेश में जैसे कि मैंने कन्हैया लाल जी के उसमें भी और महाराष्ट्र में जो वो हत्या हुई थी और नुपुर शर्मा जी के पक्ष में बोला, उनके पक्ष में भी बोला, तो जो पहला मुझको खत मिला उसमें यह था कि आप उत्तर प्रदेश में जो शुरुआत करेंगे आपसे करेंगे काट के। आज जो आपको पत्र मिला है रात में, उसमें क्या लिखा? उसमें कि आपको तन से आपका सर मतलब के अलग होगा। इसके बारे में आपने प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बात करी? पहले वाले पत्र के बारे में मेरी एसपी सिटी फर्स्ट से भी बात हो गई थी। आज मैंने एसपी सिटी सेकंड को भी इन्फॉर्म किया है और जो पहला खत मिला था मैं उसके बारे में अपने जो थाना है हमारा साहिबाबाद, उसमें मैं रिपोर्ट दर्ज करा चुका हूँ। अब बस मैं मेरी इतनी वो है कि देखिए, जहाँ बच्चे वगैरह सब होते हैं टेंशन तो होती है। क्या ऐसी वजह है जो आपको ये खतरे जो पत्र मिल रहे हैं सर तन से जुदा का, या आपसे शुरुआत होगी, क्या वजह मानते हैं आप इसके लिए? देखिए, मैं कभी किसी से दबा नहीं, बहुत साफ कहता हूँ। मुझे गलत चीज़ पसंद नहीं, ना मैं बर्दाश्त करता हूँ। मैं हिंदुस्तान का हूँ, भारतीय हूँ, भारत का हर मुसलमान मेरा भाई है, लेकिन जो आतंकवादी हैं वो मेरे कोई भाई नहीं है। मैं आपके चैनल से अब भी ये कह रहा हूँ कि कर दो कत्ल, मेरा कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, झुकूंगा नहीं। देखिए, जहां नुपुर शर्मा के बयान के बाद नुपुर शर्मा को निष्कासित किया गया पार्टी से, लेकिन कहीं ना कहीं जब अब भाजपा नेता जो हैं, जो नुपुर शर्मा के बयान देते हैं फेवर में और कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व को लेकर बात करते हैं या मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर बात करते हैं या जो अपराधी मुस्लिम हैं या आतंकवादियों के खिलाफ बात करते हैं, तो उन्होंने सर तन से जुदा करने के उनको लेटर मिलते हैं। और यही वजह है कि आज प्रशासनिक अधिकारियों से इन्होंने इस बारे में बात की है। अब देखना यह होगा कि मार्तंड परशुराम पशुपति जो हैं और जो पंकज त्यागी हैं, उनको अब क्या सुविधा दी जाती है और क्या सुरक्षा गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से उन्हें मुहैया कराई जाती है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। और वहीं गणेश महोत्सव को लेकर आगरा शहर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बप्पा की मूर्तियों की बिक्री और त्योहार की अन्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। गणेश भगवान के श्रृंगार के लिए खरीदारी करने वाले ग्राहकों की भीड़ बाजार में साफ तौर पर नजर आ रही है और इस बार ज्यादातर ग्राहक इको फ्रेंडली गणेश पसंद कर रहे हैं और शहर के
नामनेर चौराहे पर अलग अलग तरह की गणेश जी की मूर्तियां यहां पर रखी गई हैं और खास बात यह भी है कि इस बार पीओपी से ज्यादा मिट्टी की मूर्तियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। हालांकि अभी भी मूर्तियों को सजाने का काम जारी है। मूर्ति विक्रेताओं का कहना है कि इस बार हमारे पास 8 फीट की सबसे ऊंची मूर्ति है। गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। 5 साल पहले मैंने लगातार मूर्ति रखा। कोरोना के वजह से मैंने 3 साल मेरा गायब हो गया और फिर मैं इस साल आई हूँ लेने के लिए। यहाँ पर पीओपी की भी और इको फ्रेंडली भी मूर्तियाँ हैं और मिट्टी की भी हैं, तो आपको कौन सी मूर्ति पसंद आई? आपने कौन सी ली? पसंद तो हमको मिट्टी वाली आई थी। मिट्टी वाली मूर्ति आपने? जी हाँ। ओके, अभी आपने अलग से कोई डेकोरेट भी कराया है मूर्ति? हाँ, करा रहे हैं। अलग से करा? बिल्कुल। और वहीं वाराणसी में गंगा के जलस्तर में थोड़ी स्थिरता आई है। शहर में बाढ़ के हालात को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर की कई कॉलोनियों में पानी घुस गया है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ चलाए जा रहे हैं और इसके लिए शहर में 19 बाढ़ राहत शिविर भी बनाए गए हैं, जिसमें 661 परिवार के लोगों को शरण दी गई है। वहीं दशाश्वमेध घाट के सड़क के करीब गंगा का पानी पहुंच गया है और वहां के लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। दशाश्वमेध के पुरोहित पंडित ने कहा है कि गंगा के जलस्तर बढ़ने से सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैतालपुर का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। निरीक्षण में 5 डॉक्टर समेत 20 स्वास्थ्य कर्मी गैर मौजूद मिले हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एमओआईसी डॉक्टर विवेक कुमार ने डीएम को बताया है कि डॉक्टर सीएमओ कार्यालय गए हुए हैं लेकिन लौटकर ड्यूटी पर नहीं आए। मूवमेंट रजिस्टर पर भी ओवर राइटिंग दिखी है, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार भी लगाई। ओवर राइटिंग की जांच के लिए एसडीएम ने अध्यक्षता की एक समिति बनाने के निर्देश दिए हैं और उसके बाद डीएम ने आयुष्मान मित्र को योजना का प्रचार प्रसार करने और अधिक से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश भी दिया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कई वार्डों का भी निरीक्षण किया और कई तरह की अव्यवस्थाएं मिलने पर नाराजगी व्यक्त की है और जल्द से जल्द सभी समस्याओं को दूर करते हुए परिसर को और ज्यादा स्वच्छ बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बेतालपुर देवरिया में स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें आज ये 1:55 का निरीक्षण किया गया और उसमें करीब 16 लोग अनुपस्थित पाए गए, जो बहुत सारे आरबीएसके की टीम है, जो बहुत सारे हमारे अन्य जो अधिकारी और कर्मचारी होने चाहिए वो सब 1:55 पर ही यहाँ से निकल गए हैं। और जबकि पेशेंट्स अभी भी दिख रहे हैं यहाँ पे, कुछ जो अन्य रखरखाव है, व्यवस्थाएं, वो काफ़ी निराशाजनक है और मैं आशा करता हूं कि इसमें सब लोगों के विवेक जागेगा। उसके अलावा जो हमें कार्रवाई करनी है एब्सेंट के बारे में, वो हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के कई इलाके इन दिनों बाढ़ की चपेट में है और ऐसे में यूपी के मुखिया भी बाढ़ के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए सीएम योगी ने मंत्रियों को निर्देश भी दिए हैं। वहीं फतेहपुर के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावितों से मिलने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पहुंची हैं और इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और प्रभावित ग्रामीणों से मिलकर हालचाल भी जाना है। इसके साथ ही उन्होंने प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री भी बांटी है। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि मौजूदा अधिकारी और ग्राम प्रधान उनको निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितने ग्रामीणों के घर प्रभावित होते हैं उनके लिए ग्राम समाज की जमीन अलॉट कराई जाएगी और इससे वो लोग हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। साथ ही बाढ़ के दौरान किसानों की बर्बाद हुई फसल का आकलन कर उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। तो चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों पर चुप्पी तोड़ते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपना बयान दिया है। उन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का बचाव करते हुए प्रेमचंद्र अग्रवाल के समय में हुई नियुक्तियों पर सवाल उठा दिए हैं और इतना ही नहीं, पूर्व सीएम ने कहा है कि अगर सरकार चाहे तो प्रभावशाली लोगों के रिश्तेदारों की नियुक्ति रद्द करने के लिए प्रस्ताव ला सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में यह धांधली और हाकम सिंह मामले से ध्यान भटकाने के लिए कुछ लोग अचानक से विधानसभा में हुई नियुक्तियों का मामला उछाल रहे हैं और इससे ऐसा माहौल बनाया जाए कि यहां पर सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह बात प्रदेश के हित में नहीं है। हरीश रावत ने कहा कि अगर विधानसभा में हुई नियुक्तियों में किसी के पास गड़बड़ी की कोई ठोस सबूत है
या फिर कोई जानकारी है तो वो उसे ऑन पेपर कोर्ट में जमा करवाए। मुख्यमंत्री इसकी जांच के लिए अलग से टास्क फोर्स का भी गठन करेंगे। विधानसभा में नियुक्तियां करीब करीब एक ही पैटर्न पर हुई है, एड हॉक तदर्थ नियुक्तियां हुई है। जिस समय विधानसभा बनी, हमारी विधानसभा, मैं समझता हूं कि बहुत लंबे समय तक, यहां तक कि 2016 तक भी ऑफिंग में थी, बन रही थी। तो बनते वक्त में लोगों ने अपनी विजडम में, उस समय के जो नेतागण थे, उन्होंने कहा कि तदर्थ नियुक्ति का अधिकार स्पीकर को दे दिया जाए। और जब अब एक पॉलिटिकल आदमी वो अधिकार अपने में लेता है सिस्टम के बजाय, तो उसमें दबाव बहुत काम करते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि पैसे में नियुक्तियां की गई। यदि किसी स्पीकर के ऊपर यह आरोप आता है कि उसने पैसा लेकर के नियुक्तियां की हैं, तो उस स्पीकर को हैंग कर दिया जाना चाहिए। उसने राज्य के स्पीकर का पद कोई छोटा पद नहीं होता है। किसी भी स्पीकर के समय में यह आता है कि उसने पैसा लिया है और पैसा लेकर के नियुक्ति की है, तो उनको दंड मिलना चाहिए। और वहीं उत्तराखंड यूकेएसएस एससी भर्ती में हुई घोटाले को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल का दौर जारी है। जहां एक और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने यूकेएसएस एससी भर्ती को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकेएसएस एससी भर्ती घोटाले की जांच होने की बात कही है। और अब खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बकायदा चिट्ठी भी लिखी है कि यूकेएसएस एससी भर्ती घोटाले की सीबीआई द्वारा जांच करवाई जाए। साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने 2 राज्यों का मामला यह बताया है और सीबीआई से जांच कराने का भी अनुरोध किया है। और उत्तराखंड में महिला कांग्रेस ने महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि जो महिलाएं मेडिकल और लीगल हेल्प के साथ कांग्रेस से जुड़ना चाहती हैं, तो वो सीधे इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं, जिसके बाद उनकी पूरी तरह से हर संभव मदद की जाएगी। आप इस पे कॉल करेंगे तो जो और वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा में पत्रकार वार्ता कर यूकेएसएस एससी मामले में सरकार पर खिलाफवर्जी करने का आरोप लगाया है। प्रीतम सिंह का आरोप है कि सरकार ने पूरी जांच का दायरा हाकम सिंह के इर्द गिर्द घुमा दिया है और इससे साफ पता चलता है कि सरकार की मानसिकता यूकेएसएस एससी मामले में किस प्रकार की है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस लगातार यूकेएसएस एससी मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है, जिससे नियुक्तियों की हकीकत लोगों के सामने आ सके। उत्तराखंड का नौजवान रोजगार के लिए लगातार सड़कों पर संघर्ष करता आ रहा है। संघर्ष के इस दौर में सरकारें आईं और सरकारों ने नौजवान साथियों को रोजगार देने के लिए इस राज्य के अंदर 2014 में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया और गठन के पश्चात जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है, 88 भर्तियां आयोग के माध्यम से की गई। और जब आयोग का गठन किया गया तो आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर RBS रावत जी को 11 सितंबर 2014 को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और वहीं यूकेएसएस एससी भर्ती घोटाला तूल पकड़ने लगा है। एक तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सीबीआई से जांच की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच कराने की मांग कर डाली है। आपके प्रदेश समन्वयक ज्योत सिंह बिष्ट का कहना है कि अभी तक एसटीएफ ने बढ़िया काम किया है, लेकिन जिस तरह से पेपर कई स्थानों से आउट हुए हैं और हाकम सिंह, जिसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसके साथ कई बड़े लोगों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और ऐसे में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से सरकार पूरे मामले की जांच करवाए। और वहीं कांग्रेस 4 सितंबर को दिल्ली में होने जा रहे महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल आंदोलन की तैयारियों में जुट गई है।
कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में आज प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कुमाऊं मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए कहा है कि उत्तराखंड से भी 10,000 कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे और जिस तरह से लगातार देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है उसको लेकर कांग्रेस एक बड़ा हल्ला बोल करने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हर जगह भ्रष्टाचार हावी है और जनता इन सब चीजों से बेहद परेशान है, जिसको लेकर कांग्रेस ये बड़ा आंदोलन करने जा रही है। श्रीमती मीना शर्मा जी हमारे बीच में है। हमने दोनों नेता आ रही है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई किताब को लेकर हरिद्वार के SMJN कॉलेज में गोष्ठी का आयोजन भी किया गया है। गोष्ठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी समेत कई बीजेपी विधायक और छात्र छात्राएं मौजूद रही हैं। इस दौरान किताब का विमोचन भी किया गया और पीएम मोदी के कार्यकाल में चलाई गई तमाम योजनाओं के फायदे भी गिनवाए गए हैं। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया समेत कई केंद्रीय योजनाओं को भी गिनवाया है और कहा कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया, इसलिए देश के बच्चे बच्चे को पीएम मोदी पर गर्व है। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दावा किया कि पीएम मोदी पर लिखी गई इस किताब के आधार पर भारत दुनिया की सबसे महान शक्ति बनेगा। समझता हूँ विदेश नीति हो, कृषि हो, युवा हो, महिला हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से लेकर के और लोकल से लेकर ग्लोबल तक हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो, स्वच्छ भारत हो, मुझे लगता है कि यदि आप उन योजनाओं के बारे में जो उन्होंने किया उसके बारे में बोलेंगे तो महीनों लगेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज उन्होंने पूरी दुनिया में भारत के गौरव को बढ़ाया है। इस देश का बच्चा बच्चा भी इस बात से अनुप्राणित है, गौरव महसूस करता है कि मेरे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी @20 जो पुस्तक मोदी जी के 20 साल के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रित्व काल में लोगों ने अपने अनुभव लिखे हैं, उस पुस्तक को लेकर आज पूरे देश के अंदर उस पुस्तक पर इस प्रकार का हम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों के बीच में विचार विमर्श के माध्यम से, जिससे कि लोगों को ये जानकारी रहे कि किस प्रकार भारत उन्नति प्रगति इस रूप में आगे बढ़ रहा है। और यही वो पुस्तक होगी कि आने वाले समय में एक आधार के साथ भारत दुनिया की महान शक्ति बने। और आज इस पुस्तक पर यहाँ SMJN डिग्री कॉलेज में इसी प्रकार का सेमिनार हुआ है। और उत्तराखंड में UKSS भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस में भारी उबाल देखने को मिल रहा है। रुड़की महानगर में कांग्रेस कमेटी ने चंद्रशेखर चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। इस दौरान दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि सरकार भर्ती घोटाले में शामिल अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। सचिन गुप्ता यहीं नहीं रुके, उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ कहा है कि कांग्रेस पार्टी भर्ती घोटाले की जांच को लेकर आंदोलन भी करेगी। और देहरादून के हर्राबाला पुलिस चौक का एक मामला सामने आया, जहां पर मनाली के साथ पड़ोस की कुछ युवक ने जबरन मारपीट की है, जिसके बाद मनाली को अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और आपको बता दें कि घटना के बाद से ही युवती बीमार चल रही थी। परिजनों का आरोप है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती मनाली का वो धन संस्कार नहीं करेंगे। और गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से मनाली को डीप फ्रिज में रखा गया है। मनाली की मौत के बाद भीम आर्मी ने भी मामले को गंभीर बताया और उन्होंने कहा कि मनाली की मौत होने के बाद जब तक दोषियों को सजा नहीं दी जाती, न्याय नहीं मिल जाता, तब तक भीम आर्मी सड़कों पर ही रहेगी। ये प्रकरण आज से नहीं चल रहा है, ये प्रकरण काफ़ी दिनों से चल रहा है और इस प्रकरण में मेरी काफ़ी बार मेरी बेटी से बात हुई। जो बेटी है, जो आज डेथ हो गई जिस बेटी, उस बेटी से मेरी खुद बात हुई है, क्योंकि मैं 24 घंटे काम करने वाला व्यक्ति हूँ।
यहाँ के जो हमारे जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने बताया कि भैया यहाँ पर एक हमारी बहन के साथ में मारपीट की गई है। तो मैंने उस समय भी यहाँ के जो एसएसपी हैं, जो एसपी एडिशनल हैं, सब लोगों को मैंने अवगत कराया फ़ोन से। मेरे चाचा लोग आ रखे थे, वो जब खाना खाकर यहाँ से जा रहे थे तो उनको कुछ लोगों ने, जो उन्होंने दारू पी रखी थी, उन लोगों ने उनको रोका और पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ गए थे, तुम यहाँ क्यों आए और तुम इतनी रात को यहाँ से क्यों जा रहे हो। तो उन लोगों को मारा, उनको रोक के, और उसके बाद जब पीछे से मेरे मम्मी पापा दोनों गए तो वो उनके साथ भी हाथापाई करने लगे। फिर मेरी बड़ी बहन और हम तीनों बहनें भाग कर गई कि ये लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर। देखा तो वो मेरे पापा को मार रहे थे और दोनों चाचा को भी वो मार रहे थे, क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे मारने के लिए, पहले से ही खड़े थे। तो जब वो मेरे पापा को जब ज़्यादा मारने लगे तो मेरी बड़ी बहन गई कि मेरे पापा को मत मारो, मेरे पापा को क्यों मार रहे हो। वो मेरे पापा के ऊपर आई तो पीछे से उसे कुछ लोगों ने खींचा और दीवार में गिरा के मारा उसको। जब से उसके काफ़ी चोटें लगी थी, उसके लंग्स में भी लगी थी लाते घुसे, और उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो भी ऐसा हो गया था कि वो बैठ नहीं पाती थी अच्छे से, जिसके चलते वो 8 महीने से सिर्फ बेड पे ही थी। और अभी 25 अगस्त को वो उसकी मृत्यु हो गई। मौत ऐसी हुई, ये जो मनुवादी लोग हैं, जो एक घर दिख रहे हैं आपको, एक रावत परिवार का और एक भट्ट परिवार का, इन लोगों ने मेरे परिवार के साथ मारपीट की और मेरे रिश्तेदारों को मारा। धारदार हथियार इनके पास थे, जो मेरे घर में भी मारा। जब मुझे मारने लगे तो मेरी बेटी मुझ पे आगे पड़ी, तो इन लोगों ने उस बेटी को बाल पकड़ के पूरी लात घुस्से पेट में मारा, बहुत मारा, बहुत गंभीर चोटें आई, जिस कारण वो उस चोट के कारण उस लड़की की डेथ हो गई। अभी तक मैं दर भटक रहा हूँ, तीसरी FIR हो गई, मेरा घर भी टूट गया, गाड़ी टूट गई, जेवरात पैसे सब चले गए। अभी तक मुझे अन्याय नहीं मिला। आज मेरी बेटी को डेथ हुए 3 दिन हो चुके। जैसा कि वादी जो मिस्टर राकेश कुमार हैं, जिनकी पुत्री का देहांत होना बताया है, उन्होंने बताया कि वो उनकी पुत्री के साथ मारपीट की गई थी, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी। उन्होंने और कुछ भी गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन वो प्रूव नहीं होने पर जो चार्जशीट चली गई थी उस मुकदमे में 147, 323 और ST/SC एक्ट में चार्जशीट चली गई थी। उसके बाद जो मेडिकल दिया था उसने उस समय, वो उसको क्रॉनिकल डिजीज़ थी, ट्यूबरकुलोसिस थी, उस टाइम पे भी थी, और उसको इसीलिए क्योंकि कोई चोट नहीं थी उसको, तो इसमें चार्जशीट चली गई थी।